एपिसोड की शुरुआत होती है मॉन्स्टर्स के सपनों के शहर जुरहा टेम्पेस्ट फेडरेशन से। एक ऐसा शहर जिसकी नींव एक छोटी सी गॉब्लिन विलेज से शुरू हुई थी और आज ये एक बहुत बड़ा और एडवांस राज्य बन चुका है। हम देखते हैं रिमुरु अपने स्लाइम फॉर्म में बड़ी ही मस्ती से हवा में उछलते कूदते हुए शहर का मुआयना कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। वो सोचता है हाल ही में जो टेम्पेस्ट का फाउंडिंग सेरेमनी फेस्टिवल हुआ था वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। रिमुरु अपने शुरुआती दिनों को याद करता है जब वो इस दुनिया में आया था। तब से लेकर आज तक कदम दर कदम उसका ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है। रिमुरु का सबसे बड़ा और इकलौता सपना यही है, एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां इंसान और मॉन्स्टर्स बिना किसी भेदभाव के एक साथ शांति से रह सकें। उसका मकसद है एक मजबूत मॉन्स्टर एंड मैन कोऑपरेटिव अलायंस बनाना। वो अपने अंदर बैठी राफेल से बात करता है और कहता है, मुझे आगे भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी पार्टनर। राफेल भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं मास्टर। इसके बाद कहानी हमें शहर के एकदम ग्राउंड लेवल पर ले जाती है। रिमुरु अपने ह्यूमन फॉर्म में शहर की सड़कों पर टहल रहा है। शहर का माहौल एकदम खुशनुमा है। जैसे ही लोग अपने मास्टर रिमुरु को देखते हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक आ जाती है। हर कोई बहुत ही इज्जत और प्यार से उसे ग्रीट करता है। ये छोटे छोटे पल दिखाते हैं टेम्पेस्ट के लोग रिमुरु से कितना प्यार करते हैं। रिमुरु एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है टाकोयाकी लेकर। ये कोई आम साइट नहीं है, यहाँ मैजिक ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। वहाँ पर गिल्ड अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। रिमुरु का विजन बहुत क्लियर है। वो टेम्पेस्ट, यूराजानिया और बाकी सभी देशों को इस मैजिक ट्रेन के जरिए आपस में कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन डंजन के साथ सब कुछ इतना आसान नहीं चल रहा है। अचानक सीन डंजन के बाहर का आता है जहाँ बहुत भारी बवाल मचा हुआ है। एक एडवेंचरर कहता है, ये डंजन क्या बकवास है, हर जगह सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े हैं और हमें कोई रेयर गियर या खजाना भी नहीं मिल रहा है। और वो गुस्से में कहता है, तुम्हारा इरादा तो हमें इसे क्लियर करने देने का है ही नहीं। ये सब बस एक बहुत बड़ा स्कैम है ताकि तुम लोग हमसे एंट्री फीस लूट सको। पर वो बेनिमारू को देखकर भाग जाता है। रिमुरु वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि क्या परेशानी है। उसे पता चलता है डंजन चैलेंजर्स बार बार कोशिश करने के बाद भी दूसरे फ्लोर तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। रिमुरु को लगता है हारने के बाद चिढ़ना आम बात है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके डंजन ऑपरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसे लगता है इस मामले पर गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। अब सीन एकदम से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेम्पेस्ट का एक क्लासरूम। वहाँ पर हिनाटा उन बच्चों को पढ़ा रही है जो कभी शिजु के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। हिनाटा बच्चों को स्पिरिट्स और एलिमेंटलिस्ट्स का ज्ञान दे रही है और बच्चे भी बहुत ही जिज्ञासा के साथ पढ़ रहे हैं। हिनाटा रिमुरु को देख लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। रिमुरु को इस बात की बहुत तसल्ली है। बच्चे हिनाटा की बात मानते हैं और वो उनके लिए एकदम परफेक्ट टीचर है। रिमुरु का एंग्रासिया से बच्चों को यहाँ लाने का एक बहुत बड़ा कारण था। रिमुरु को अब पूरा यकीन हो चुका है यूकी कागुराज़ाका एक बहुत ही खतरनाक और धोखेबाज इंसान है। इसलिए वो उन मासूम बच्चों को किसी भी हाल में एंग्रासिया किंगडम और यूकी के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। यूकी के खिलाफ उसके पास सारे सबूत हैं और वो जानता है यूकी कभी भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। दूसरी ओर डियाब्लो शियोन की चाय टेस्ट करके कहता है उसे पहली बार बीमार होने का एहसास हुआ है, जो कि काफी दिलचस्प है। और वो बोलता है, क्या तुम ये चाय सच में सर रिमुरु को देने वाली थी? तभी वहाँ रिमुरु आ जाता है और डियाब्लो उसे सब बताने वाला होता है। शियोन उसे रोक देती है। फिर वहाँ शुना आ जाती है जो रिमुरु को सुबह से ढूंढ रही होती है। शुना रिमुरु के लिए एक नया और स्वादिष्ट स्नैक बनाकर लाई है और शुना चाहती है मास्टर रिमुरु सबसे पहले उसे चखें। रिमुरु काफी खुश हो जाता है। अब कहानी हमें एक अनजान और रहस्यमयी जगह पर ले जाती है। ये जगह है किंगडम ऑफ एंग्रासिया, जहाँ यूकी कागुराज़ाका अपने चेम्बर में बैठा है। यूकी जानता है डीमन लॉर्ड रिमुरु को अब उस पर पूरा शक हो चुका है। यूकी लाप्लास से बात करता है। लाप्लास पूछता है, क्या 7 डेज क्लर्गी ने हिनाटा को भड़काकर रिमुरु को मारने के लिए नहीं भेजा था और क्या उसी वजह से आपकी पोल नहीं खुल गई? यूकी बहुत ही शांति से समझाता है उसने अपना सारा काम ईस्टर्न एम्पायर के व्यापारी डमराडा के जरिए किया था और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था। उसके ईस्टर्न मर्चेंट्स के साथ डीलिंग्स हैं, क्योंकि जिस कागज का वो इस्तेमाल करता है वो भी उसी एम्पायर से आता है। यूकी जानता है रिमुरु के पास उसे फंसाने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं। कगाली पूछती है, तो क्या अब हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए? यूकी एक अजीब सी स्माइल देता है और कहता है, नहीं, प्लान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस हालात को ऐसे दिखाना है अभी हम उनके दुश्मन नहीं हैं। क्योंकि अभी हाल ही में रिमुरु की डंजन मैनेजमेंट टीम ने खुद यूकी के गिल्ड से मदद मांगी है ताकि वो डंजन को प्रमोट कर सके। लाप्लास हैरान हो जाता है, ये तो पक्का कोई ट्रैप है। लेकिन यूकी कहता है, हम अभी हालात पर नजर रखेंगे, क्योंकि यूकी ने अभी भी वेस्टर्न नेशंस पर राज करने का अपना सपना नहीं छोड़ा है।
सीन वापस टेम्पेस्ट में आता है, जहां डंजन की ऑपरेशंस मीटिंग शुरू होने वाली है। रिमुरु के सामने वेल्डोरा, रामिरेस और बाकी अहम लोग बैठे हैं। रिमुरु बहुत ही सीरियस होकर कहता है, डंजन का हाल सच में बहुत बुरा है। लोग पहले फ्लोर पर ही खो जाते हैं। वो लालच में अंधे होकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं और छोटे मोटे एफ रैंक मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। कुछ लोग तो डंजन के अंदर भूख के मारे ही हार मान लेते हैं। रिमुरु कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा डंजन फेल हो जाएगा। ये सुनकर वेल्डोरा और रामिरेस बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस डंजन को बनाने में बहुत मेहनत की थी। तभी मासायुकी, जो कि एक हीरो है, हिचकिचाते हुए कहता है, हम इसे किसी वीडियो गेम में ट्यूटोरियल जैसा कर सकते हैं, जहां प्लेयर्स को कॉम्बैट और ट्रैप्स के बारे में सिखाया जाता है। रिमुरु को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। मासायुकी आगे कहता है, डंजन के अलग अलग फ्लोर्स पर रहने और खाने का इंतजाम होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए और एक डिस्पोजेबल सेव पॉइंट होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स वहां से अपना गेम रिज्यूम कर सकें। मासायुकी मॉन्स्टर्स को मारने पर आइटम ड्रॉप्स का भी आइडिया देता है। रामिरेस ये सब सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। वेल्डोरा भी मासायुकी की तारीफ करता है। रिमुरु वेल्डोरा और रामिरेस को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे मासायुकी शॉक हो जाता है। म्योलमाइल भी सुझाव देता है और रिमुरु एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो डंजन को पॉपुलर करने के लिए एक चैलेंज की अनाउंसमेंट करता है। जो भी डंजन के 50वें फ्लोर को क्लियर करेगा, उसे हर महीने एक स्टेलर गोल्ड कॉइन मिलेगा, और जो सबसे आखिरी 100वें फ्लोर को क्लियर करेगा, उसे पूरे 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। रिमुरु अपने साथियों को बताता है, ये सब उसने जानबूझकर किया है, ताकि वो अमीर नोबल्स और ताकतवर एडवेंचर्स को डंजन की तरफ अट्रैक्ट कर सके। और रिमुरु को ये भी पता है, कोई भी 100वें फ्लोर को कभी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर खुद वेल्डोरा बैठा है। रिमुरु मासायुकी से कहता है, वो चाहता है मासायुकी की टीम लाइट स्पीड डंजन को प्रमोट करे, क्योंकि एक हीरो का नाम डंजन को बहुत मशहूर कर देगा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो देखता है टावन की सेल्स भी बहुत ऊपर चली गई है। रिमुरु बहुत खुश है, उसका प्लान एकदम सही काम कर रहा है। रिमुरु जब चाय पीता है तो उसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तभी पता चलता है वो चाय किसी और ने नहीं बल्कि शियोन ने बनाई थी। रिमुरु शॉक रह जाता है, शियोन ने इतनी अच्छी चाय कैसे बना ली। रिमुरु को याद आता है फॉर्मूथ किंगडम के मामले के बाद उसने डियाब्लो को कोई इनाम नहीं दिया था। डियाब्लो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है। डियाब्लो कहता है, इंसानी देशों को तबाह करने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए उसे एक सबऑर्डिनेट चाहिए, ताकि वो अपना पूरा समय रिमुरु की सेवा में बिता सके। रिमुरु मान जाता है और नया वेसल बनाकर देने का वादा करता है। डियाब्लो के जाने के बाद वो सोए से बात करता है। रिमुरु उसे ड्यूक म्यूसे पर कड़ी नजर रखने को कहता है, ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। आखिर में माहौल डार्क और इंटेंस हो जाता है। हम किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो में जाते हैं। ये रोजो फैमिली का गढ़ है। वहाँ एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसका नाम है ग्रानबेल रोजो। ग्रानबेल वेस्टर्न नेशंस पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज का डर है, और वो है टेम्पेस्ट। वो कहता है, टेम्पेस्ट एक बहुत ही खौफनाक देश बनता जा रहा है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है, जो कि ग्रानबेल रोजो की पोती है। ये है मारियाबेल। मारियाबेल के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और खतरनाक मुस्कान है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये हमारा सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी। ग्रानबेल रोजो उसे अपनी इकलौती उम्मीद बताता है। ग्रानबेल रोजो कहता है, इंसानों की दुनिया पर कोई डीमन लॉर्ड राज नहीं करेगा। ये हक सिर्फ और सिर्फ इंसानों का है। और इसी भारी सस्पेंस और एक बहुत बड़े खतरे की आहट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आगे की कहानी जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।